नमस्कार दोस्तों, स्टडी समस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए पूर्व के प्रश्न देख रहे हैं। तो इसमें जो है हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं, और इससे पहले केमिस्ट्री की 2 वीडियो है और भी सब्जेक्ट हैं, आप जाके चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अभी जो है केमिस्ट्री का हम लोग कर देंगे द इंड। ये 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए फटाफट दोस्तों। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है, ये आपको बताना है। तो फटाफट आंसर करिए इसका। तो वाष्पीकरण यह सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर बढ़ती है। यह क्षेत्रफल के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर क्या होती है? बढ़ती है वाष्पीकरण की दर। और इसका उदाहरण ये है कि अगर आप कपड़े को अच्छे से फैला देंगे तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, और नहीं तो वैसे ही बटोर करके रख देंगे तो बहुत देर में सूखेगा, क्योंकि पानी का वाष्पीकरण कम होगा जब बटोर कर रखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कम होगा। तो वही कह रहा है कि सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर बढ़ती है। यह नमी के स्तर पर निर्भर नहीं करती है। यह हवा की गति में वृद्धि होने से पर घट जाती है, घटेगी कैसे, बढ़ेगी। इसीलिए आप देखते हैं कि हम लोग आजकल बरसात के दिनों में पंखे के नीचे जो है फैला देते हैं कपड़े को। यह तापमान में वृद्धि होने पर घट जाती है, सब बढ़ती है। तो यह सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर बढ़ती है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जल के तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जल के तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की मात्रा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तापमान पर। तापमान जितना अधिक होगा उतना ही वाष्पीकरण अधिक होगा। तापमान अधिक, वाष्पीकरण अधिक। वायु की शुष्कता, वायु जितनी शुष्क होगी वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होगा। इसीलिए गर्मी के दिनों में देखते हैं कि जब लू चलती है तो कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाते हैं। वायु जितनी शुष्क होगी वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होगा। बादल, मेघ रहित आकाश में वाष्पीकरण की प्रक्रिया शीघ्र होती है। मेघ रहित, आप जानते हैं कि जब आकाश में बादल नहीं होते हैं तो क्या होता है? वाष्पीकरण अच्छे से होता है। मेघ, इसीलिए ये जब बादल रहते हैं तो पृथ्वी का तापमान ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बादल जो है कंबल का काम करते हैं, ब्लैंकेट का। मेघ रहित आकाश में वाष्पीकरण की प्रक्रिया शीघ्र होती है। जल क्षेत्र का विस्तार, जल क्षेत्र जितना बड़ा होगा वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होगा। पवन का वेग जितना अधिक होगा उतना ही वाष्पीकरण भी अधिक होगा। तो ये सब फैक्टर था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए फटाफट, क्या कह रहा है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो वाष्पीकरण में क्या होता है? द्रव किस में बदलता है? गैसीय अवस्था में बदल जाता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव जो है गैसीय अवस्था में बदल जाता है, और यही ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए मेन मुद्दे की बात करते हुए चलते हैं, ज़्यादा बैठ करके एक एक क्वेश्चन का ऑपरेशन करने का समय नहीं है, परीक्षा नज़दीक है। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण करके उसके नीचे के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं वाष्पीकरण में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संघनन जल चक्र की प्रक्रियाओं में एक है। संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? कंडेंसेशन, बताइए। तो संघनन के माध्यम से ही बारिश होती है। क्या होता है? वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में
बदला जाता है। वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है, इसी को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संघनन में वाष्प को तरल अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। यह वाष्पन की उल्टी प्रक्रिया है। प्राय जल चक्र के संदर्भ में ही इसका प्रयोग होता है। संघनन की प्रक्रिया के द्वारा ही बादलों का निर्माण होता है। बादल होंगे फिर बारिश होगी। संघनन की प्रक्रिया के द्वारा ही बादलों का निर्माण होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? कौन सा चक्र मौसम परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो जल चक्र। पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है जल चक्र। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे चलेंगे हम लोग। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। यह वाष्पीकृत जल बादलों में संघनित होकर पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर आता है। पृथ्वी के वायुमंडल में जल के आने और जाने का चक्रीय क्रम पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? जल चक्र में क्या शामिल होता है बताइए? जल चक्र में वाष्पीकरण होता है। यहाँ समुद्र से या जो भी नदी तालाब पानी जो होगा यहाँ से जल ऊपर जाएगा, वाष्पीकरण और संघनन होकर के फिर बारिश के रूप में नीचे आएगा, तो वाष्पीकरण हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वाष्पीकरण जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। नीचे दिए गए विकल्पों में जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। यहाँ पर गलत कथन की पहचान करना है। बताइए, फटाफट आंसर करिए। तो आइए देखते हैं गलत कथन की पहचान करना है आपको। इसमें जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, ये बात सही है। जलवाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। जलवाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही, केवल जो शब्द होता है ना लगभग खतरनाक होता है, ठीक है ना, ये गलत ही है। अभी हम बताते हैं। बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है, ये भी सही है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी होता है, उसी से तो होता है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी होता है, तो ये सभी जो है सही है। जबकि ऑप्शन बी जो है जलवाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, ये गलत है। और जो गलत है वही आपको उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। जल चक्र के अंतर्गत जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण, बर्फ का पिघलना, सूर्य के प्रकाश से वाष्पीकरण आदि आते हैं जल चक्र के अंतर्गत। बर्फ का पिघलना भी तो एक जल चक्र के अंतर्गत आता है। कैसे आता है? पानी से बर्फ, बर्फ से पानी बनते रहता है, सूर्य के प्रकाश से वाष्पीकरण आदि आते हैं। जबकि जलवाष्प का निर्माण क्वथन, उबाल तथा वाष्पीकरण जैसी प्रक्रियाओं से होता है। तो जलवाष्प वहाँ पर केवल वाष्पीकरण कर रहा था, लेकिन क्वथनांक जब आप पानी को उबालते हैं वहाँ से भी तो होता है। जबकि जलवाष्प का निर्माण क्वथन, उबाल तथा वाष्पीकरण जैसी प्रक्रियाओं से होता है।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इसका आंसर करिए फटाफट। चलिए तो बताइए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। ये जो है बहुत चर्चित प्रश्न है, बताइए। एंटी फ्रीज मिला देने पर हिमांक बढ़ जाता है और क्वथनांक भी बढ़ जाता है। तो मिथाइल एल्कोहल का प्रयोग जो है एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। जब किसी चीज़ में इसको मिला देंगे मिथाइल एल्कोहल को, तो क्या होता है, उसका क्वथनांक कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब कि बहुत नीचे तापमान जाएगा, तब वो जा करके जमेगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मिथाइल एल्कोहल। चलिए आगे चलते हैं। मिथाइल अल्कोहल या मेथेनॉल का प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। एंटी फ्रीज का प्रयोग जलीय विलयन के हिमांक को कम करने में किया जाता है। हिमांक को कम करने में, मैं इसको अच्छे से बताया हूँ आपको मैं इससे पहले वाले वीडियो में। हिमांक को कम करने में किया जाता है मिथाइल एल्कोहल या मेथेनॉल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है। अधिकतम तापजनक मान होता है, बताइए। किसका अधिकतम तापजनक मान होता है। कैलोरीफिक वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें जो होता है अधिकतम तापमान जो होता है हाइड्रोजन का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, सब एक्सप्लेनेशन में क्लियर हो जाएगा। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उपरोक्त दिए गए ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीय मान हाइड्रोजन का होता है। तो किलोजूल प्रति किलोग्राम। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या है, बताइए। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व जो होता है मीथेन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्राकृतिक गैसों का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। यह ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुओं से निकलती है, जो 87 से 92% मीथेन और एक उच्च हाइड्रोकार्बन्स के कम प्रतिशत से मिलकर बनती है। लगभग 87 से 92% मीथेन। प्राकृतिक गैस में मीथेन होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण है। जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण है। आपका जल H2O कैसे बनता है, उसका सही समीकरण पूछ रहा है, बताइए। तो सही समीकरण ऑप्शन डी होगा, 2H2 + O2 बराबर 2H2O। तो देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 2H2 + O2 बराबर 2H2O। तो ऐसा इसलिए किया जाता है, आप कहेंगे कि एक H2 मिला देते हैं प्लस O मिला देते हैं H2O हो जाएगा, ये मिलेगा ही नहीं। हर एक चीज़ के मिलने की एक स्थिति होती है। 2H2 + O2 बराबर 2H2O। यहाँ पर भी देखिए, कहने का मतलब कि 4 हाइड्रोजन दिखाया है, लेकिन मिलने की स्थिति ये होती है। तो 2H2 + O2 बराबर 2H2O, ये सही समीकरण होगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जल निर्माण का सही समीकरण है 2H2 + O2। हाइड्रोजन
एवं ऑक्सीजन की अभिक्रिया के पश्चात जल निर्माण होता है। इसमें हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के अणु से ये हाइड्रोजन का अणु हो गया और दो अणु ऑक्सीजन के अणु से अभिक्रिया कर दो अणु जल का निर्माण करते हैं। इसमें हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के अणु से अभिक्रिया कर दो अणु जल का निर्माण करते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में स्थित है, बताइए। तो फ्लोरीन जो है किस ग्रुप और पीरियड में स्थित है, तो फ्लोरीन जो है ग्रुप हो गया 17 और पीरियड हो गया 2। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसको देखेंगे, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में स्थित है, तो ग्रुप 17 और पीरियड 2 हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आवर्त सारणी में के लंबे आकार में फ्लोरीन ग्रुप 17 और पीरियड 2 में स्थित है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9। इसकी खोज इतने हेनरी मोइसन द्वारा की गई थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे पदार्थ कौन से हैं? खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले बताइए दोस्तों। कचरों में जो है खतरनाक कचरों में दो रासायनिक पदार्थ के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे पदार्थ कौन से हैं, बताइए। तो ये पदार्थ जो है मरकरी और साइनाइड हैं। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा, मरकरी और साइनाइड। इन दोनों का माने आप प्रत्यक्ष प्रभाव में आएंगे। प्रत्यक्ष मतलब कि ये आप का एक्सपोजर जब इनका ज़्यादा हो जाएगा तो आपको मृत्यु भी हो सकती है, वही पूछ रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। ये दो पदार्थ मरकरी या पारा तथा साइनाइड हैं। मरकरी या पारा तथा साइनाइड हैं। इनका शरीर में प्रवेश मृत्यु का कारण बन सकता है। इनका शरीर में प्रवेश जो है मृत्यु का कारण बन सकता है, मरकरी और साइनाइड। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नगरपालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, एक बड़ी भट्टी में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहा जाता है, बताइए। इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? इस फर्नेस को इंसिनरेटर कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। नगरपालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को इंसिनरेटर कहा जाता है। इंसिनरेटर। इंसिनरेटर कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है? ये भी प्रश्न पूछते हैं। ये परिचालक का प्रश्न है तो इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा ही, बताइए। तो देख लीजिए, इसको जो है 200 से 250 तक दबाया जाता है। किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। माने 1 वर्ग सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 200 से 250 किग्रा वर्ग प्रति सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए 200 से 250 किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस धरती के भीतर पाए जाने वाले
हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा मीथेन गैस की होती है। तो सीएनजी क्या है, इसी का कंप्रेस्ड रूप है, इसीलिए इसको कहते हैं सीएनजी। सीएनजी देख रहे हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बायोगैस में मुख्यतया पाई जाती है, बताइए। अभी ये प्रश्न इससे पहले आया था। बायोगैस में मुख्यतः क्या पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन गैस होती है, जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। इसमें मीथेन की मात्रा 50 से 75% तक होती है। इसमें मीथेन की मात्रा 50 से 75% तक होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3, यह अभिक्रिया एक उदाहरण है। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो PH3 और इतना बनता है, यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है, बताइए। तो इस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, फास्फोरस जब कास्टिक सोडा NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो PH3 और इतना बनता है। उपयुक्त अभिक्रिया ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का त्याग और अपचयन, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना का उदाहरण है। इस अभिक्रिया में फास्फोरस का अपचयन तथा ऑक्सीकरण हुआ है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का त्यागना और अपचयन इलेक्ट्रॉन का बढ़ना का उदाहरण है। इस अभिक्रिया में फास्फोरस का अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों हुआ है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व खनिज के साथ मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? खनिज के साथ मिलता है तो उसको कहते हैं, बताइए। जल योजन कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसको उद्गन भी कहते हैं। जब किसी पदार्थ से जल की रासायनिक अभिक्रिया होती है, अर्थात जब जल के अणु किसी अन्य अणु या आयन के साथ जुड़ जाते हैं, तो यह जल योजन कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अल्फा किरणें हैं, बताइए कैसी किरणें हैं? अल्फा किरणें कहाँ से निकलती हैं? विद्युत चुम्बकीय ऋणावेशित, ये बताइए। अल्फा किरणें क्या हैं? अल्फा किरणें हैं, बताइए। तो ये हीलियम के नाभिक हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अल्फा किरणें धनावेशित अल्फा कणों से बनी हैं। अल्फा किरणें जो हैं धनावेशित अल्फा कणों से बनी हैं। एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम 4 परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान जो है हीलियम 4 परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है।
अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। अल्फा कण जो है हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हीलियम में 2H4 हो जाता है। यही कह रहा है कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक होता है। वान डर वाल गैस समीकरण में नियतांकों ए और बी के बीमीय सूत्र क्रमशः हैं, बताइए। तो ये जो बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो गया, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसको ये समझ लीजिए। पूछता है वान डर वाल गैस समीकरण, ये समीकरण हो गया वान डर वाल का गैस का समीकरण में नियतांकों ए और बी के बीमीय सूत्र आपको बताना है। बताइए दोस्तों। तो देखिए इसमें एक कंसेप्ट ऐसे में काम करता है, जैसे यहाँ पर भी कि समान बीमा वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। कभी भी आप क्षेत्रफल में से आयतन नहीं घटा सकते हैं। आयतन नहीं घटा सकते हैं, ये जोड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ये जो प्रक्रिया क्षेत्रफल आयतन या आम अमरूद को कैसे जोड़ सकते हैं? आपको कहना पड़ेगा कि जैसे 20 आम है, 10 अमरूद है, तो आपको कहना पड़ेगा कि 20 आम और 10 अमरूद। ये नहीं कहेंगे 30 आम अमरूद, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही इसमें जो यही कंसेप्ट काम करता है। तो देखिए आपको ए और बी का जो है क्या पूछा है, बीमा पूछा है। तो यहाँ पर ये बी की बीमा निकालने के लिए अगर भी जो वालूम है उसकी बीमा निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो बी की बीमा बराबर भी की बीमा, क्योंकि बी का जो है हम यहाँ पर ये काम करता है कि समान बीमी सूत्र वाली राशियों को जोड़ी या घटाई जा सकती है। तो बी की बीमा बराबर भी की बीमा, और भी आयतन है तो यल जो कितने बार होगा, 3 बार होगा, तो यल क्यू हो जाएगा। अब देखिए तो यल क्यू जब हो जाएगा तो यल क्यू कहाँ दिया हुआ है बताइए। ए की बीमा पहले होगी, तो यल क्यू यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह दिया हुआ है। तो ए की बीमा तो यल क्यू नहीं होगी, बी की बीमा क्या होगी, यल क्यू होगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन निकालो, वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। वान डर वाल गैस समीकरण P + A/V² V - B RT में नियतांक ए और बी का बीमा तो कह रहा है चूँकि समान बीमी सूत्र वाली राशियां ही जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। तो बी की बीमा बराबर भी की बीमा बराबर एल क्यू हो गया। अब आपको चाहिए ए की बीमा, तो पी की बीमा बराबर A/V की बीमा हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हम इसको निकाले हैं। तो P की बीमा बराबर A/V² की बीमा, तो A की बीमा क्या हो जाएगी, ये V² इधर चला जाएगा। P क्या है, प्रेशर है। तो दाब बराबर क्या होता है, फोर्स पर अपन एरिया वाला। तो अब यहाँ से V² किया है तो V की बीमा जो हो जाएगी LQ, और ये स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ये क्षेत्रफल है, इसका A² हो गया, और फोर्स का ये हो जाएगा। और फोर्स का कैसे निकालेंगे, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है ना। तो द्रव्यमान का यम हो जाएगा, और त्वरण का क्या होता है, LT², मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का। तो यहीं से MLT² T/-2 होता है। त्वरण बराबर होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऊपर जाएगा तो T-2 हो जाएगा, आ गया। तो यहाँ पर एक जुट के और घट पिट के आ जाएगा इतना, तो आपको ये निकल आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप इसको देख लेंगे। तो इसमें सीखना यही था कि समान ये वाला समान बीमी सूत्र वाली राशियाँ ही जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। यहाँ से आप इसको निकाल लेंगे।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है कि इसमें कौन एक सिंथेटिक जो है ऑक्सीन है, सिंथेटिक ऑक्सीन है, बताइए। तो डी में दे रहा है NaA, तो यही जो है इसका होता है नैप्थेलीन एस्टिक एसिड, नैप्थेलीन एस्टिक एसिड। नैप्थेलीन जो है क्या है, एक सिंथेटिक ऑक्सीन है, यही करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, NaA। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। NaA नैप्थलीन एस्टिक एसिड तथा 2,4 ये इसी तरह से होता है 2,4 डाइक्लोरो फेनोक्सी एस्टिक एसिड कृत्रिम ऑक्सीन है। NaA हार्मोन का प्रयोग छिड़काव का प्रयोग फलों को गिरने से रोकने के लिए करते हैं। NaA हार्मोन का प्रयोग जो है फलों को गिरने से रोकने के लिए किया जाता है। देखे हैं कि जब पेड़ पर टिकोरे, आम के पेड़ पर टिकोरे लग जाते हैं तो कहते हैं कि दवा छिड़क दो रुक जाएगा, तो वही कह रहा है कि ये दोनों जो है एक सिंथेटिक ऑक्सीन है, कृत्रिम ऑक्सीन होते हैं। कौन? नैप्थलीन एस्टिक एसिड NaA और हो गया 2,4 डाइक्लोरो एस्टिक एसिड, डाइक्लोरो फेनॉक्सी DPA कर लेते हैं, डाइक्लोरो फेनॉक्सी एस्टिक एसिड। तो ये जो दोनों जो है एक कृत्रिम ऑक्सीन होते हैं। ये इसलिए पूछा गया था, देखिए कि कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 2018 का क्वेश्चन था। कृषि वालों से इतना तो थोड़ा डीप में पूछेगा ही, वो लोग उनको समझना भी जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करिए। निम्नलिखित आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा गया है? धातु नहीं, गैर धातु, अधातुओं को रखा गया है, बताइए। तो ये होगा आवर्त 3 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में 5 गैर धातुओं अधातुओं को रखा गया, जिनका नाम है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो ऐसे ऐसे जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये वर्ग हैं, और ऐसे ऐसे आवर्त हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बनाया हुआ ये ग्रुप और इधर हो गए पीरियड। तो ग्रुप्स की संख्या कितनी होती है? 1 से लेकर 18 तक होती है। कि दूसरा कलर ले लेते हैं, पीला वाला ही सही है। 1 से लेकर के 18 तक होती है, ये ग्रुप हो गए और ये पीरियड हो गए। तो ये पूछ रहा था कि 5 गैर धातुओं को रखा गया है, तो ये 5 गैर धातुएं हैं कौन कौन सी, बताइए। 5 गैर धातुएं, देखिए तीसरा ग्रुप ये है। यहाँ पर देखिए सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, क्लोरीन और आर्गन को रखा गया है। तो तीसरे आवर्त में
इसको आवर्त कहते हैं। ये हो गया आवर्त और ये हो गई वर्ग। तो ये देखिए सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये एक दो अलग से इनको रखा गया है। जो इसमें फिट नहीं बैठे उनको यहाँ पर रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 के आंसर करिए फटाफट। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में बताइए। तो ये जो होता है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जल का तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा होता है। पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प बनकर उड़ने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है और किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, तो पेड़ पौधे से वाष्पोत्सर्जन होता है, और जैसे नदी तालाब और ये जो जल के माने स्रोत हैं, इस तरह से नदी तालाब हो गया, नहर हो गई, समुद्र हो गया, वहाँ से वाष्पीकरण होता है। यही आपसे पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है, बताइए कितनी होती है? कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है, कितनी? 4 होती है, क्योंकि कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन के वाहक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सहसंयोजक बंध बनाने में सक्षम होते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहते हैं, बताइए। उच्छादन पर या अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी अवशोषण करने के गुण को क्या कहते हैं? तो प्रस्वेदन कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को प्रस्वेदन कहा जाता है। तो ये रहा दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, और अब हो गया केमिस्ट्री का द एंड। अब हम लोग बायोलॉजी देखेंगे। ये देखिए आवर्त सारणी थी, इसमें जो है हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद ये पहले ग्रुप में रखा गया है हीलियम को। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। तो पूछ रहा था नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह से हो गया एल्युमिनियम, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आवर्त सारणी को एक बार देख लेंगे, कम से कम 30-40 तक आपको याद रहनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दी ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुँचे।
और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए एक बार पुनः धन्यवाद।